जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वैद्युत बल रेखाएं। तो देखिए, कल हमने बात की थी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर उसके बल को अनुभव किया जा सकता है, या जहाँ तक वह अपना वैद्युत क्षेत्र, जहाँ तक वह अपना वैद्युत प्रभाव, जहाँ तक वो अपना बल आरोपित कर सकता है, उस पूरे स्थान को बोलते थे वैद्युत क्षेत्र। परंतु यदि किसी माध्यम में हमको वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना हो, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कहीं आवेश रखा हुआ है, उसके चारों तरफ कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो हम उसको प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो वास्तव में वैद्युत बल रेखाएं जो हैं किसी भी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ये होती क्या है, ये एक काल्पनिक और वक्रीय रेखाएं हैं जिनका प्रयोग हम किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाने के लिए करते हैं। या हम यूं कहें कि ये वो पथ है जिन पर एक धनावेश गति करता है। वैसे तो हमने पढ़ा है कि ये हम स्थिर वैद्युत पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमने आवेश को क्या माना है, आवेश को हमने स्थिर माना हुआ है। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि धनावेश गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो धनावेश जिस पथ पर गति करेगा उन्हीं पथों को बोला जाता है वैद्युत बल रेखाएं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण, जो इस चैप्टर में हमको बहुत अच्छे से समझने हैं, क्योंकि हम इनको आगे भी प्रयोग करने वाले हैं, या यूं कहें कि इस चैप्टर में बहुत कुछ उपयोग होने वाला है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है। अगर हम वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की बात करें तो वैद्युत बल रेखाओं के गुणों में देखिए, सबसे प्रथम गुण इसका क्या आता है कि अगर हम प्रथम गुण की बात करें, नंबर 1, कि ये धनावेश से निकलती हैं, धनावेश से उत्पन्न होती हैं, या हम यूं कहें उत्पन्न होती हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। धनावेश से निकलती हैं एवं ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। कि मान लीजिए कैसे, कि अगर कोई धनावेश कहीं पर रखा है, मान लीजिए एकांक धनावेश कहीं पर हम मान लेते हैं, ये एक धनावेश रखा हुआ है, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो कैसे होंगी। वैद्युत बल रेखाएं इस आवेश के चारों तरफ इस तरीके से मानी जा सकती हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ऋणावेश होता है तो बल रेखाएं कैसी होती हैं, तो बल रेखाओं को हम कुछ इस तरीके से मान सकते थे। ये ऋणावेश है, तो ऋणावेश है तो क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरीके से मानी जाएंगी। तो बल रेखाओं का प्रथम गुण क्या है कि ये सदैव धनावेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अगर हम दूसरे गुण की बात करें तो इसका दूसरा गुण क्या है, किसी भी माध्यम में वैद्युत बल रेखाओं की जो सघनता है वो उस माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। अर्थात यदि किसी माध्यम में बल रेखाएं पास पास हैं, किसी भी माध्यम में अगर बल रेखाएं पास पास हैं, तो उस माध्यम में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो प्रबल होगा, और अगर बल रेखाएं दूर दूर हैं तो वो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो दुर्बल होगा। इसी के साथ अगर हम ये मान लें कि किसी भी माध्यम में जो बल रेखाएं हैं, किसी भी माध्यम में जो बल रेखाएं हैं, अगर वो एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं तो उस माध्यम में एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। ध्यान दीजिए, 3 गुण, कि अगर बल रेखाएं पास पास हैं यानी कि घनी हैं तो क्षेत्र प्रबल, बल रेखाएं दूर दूर हैं तो क्षेत्र दुर्बल, और यदि बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो वहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। इसके अलावा अगर हम तीसरे गुण की बात करें तो तीसरे गुण के लिए समझ लीजिए कि 2 बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। क्यों नहीं करती, इससे पहले हम एक गुण और समझ लेते हैं। अगर तीसरे गुण की बात करें तो वास्तव में तीसरा गुण यह है कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है
वो भी बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। कैसे प्रदर्शित की जाती है कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा उसकी स्पर्शी रेखा से प्रदर्शित किया जाएगा। कि मान लीजिए कि यहाँ पर दो आवेश हैं आपके पास, ये एक आवेश है धनावेश, ये एक ऋणावेश है। अगर हम इसकी बल रेखाओं की बात करें तो इस सिस्टम में बल रेखाएं कैसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी। अगर हम बात करें कि ये बल रेखाएं दिखाई जा रही हैं और बल रेखा के इस गुण पर क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस बिंदु पर तो क्या होगी, यहाँ पर हम एक स्पर्शी रेखा खींचेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमसे पूछा जाता है तो हम यहाँ पर स्पर्शी रेखा, तो बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये तीसरा गुण। पहला गुण कि धनावेश से उत्पन्न होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा गुण, जिन स्थानों पर बल रेखाएं सघन होती हैं वहाँ क्षेत्र प्रबल, जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ क्षेत्र दुर्बल, और जहाँ एक दूसरे के समांतर होती हैं वहाँ एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। तीसरा कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर हम चौथे गुण की बात करें तो चौथा गुण ये है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। क्यों नहीं करती, उसका भी एक कारण समझ लीजिए कि अगर हम ये बात करते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, मान लीजिए कि दो बल रेखाएं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर जाती हैं, तो अगर हम प्रतिच्छेदन बिंदु पर देखें तो देखो प्रतिच्छेदन बिंदु पर क्या होगा, इस रेखा के अनुरूप दिशा ये आएगी और इस रेखा के अनुरूप दिशा ये आएगी। तो देखो एक ही बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि किसी भी सदिश राशि के लिए असंभव है। कोई भी सदिश राशि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित नहीं कर सकती। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती, तो कारण समझ लीजिए क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेदित करेंगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है, इसलिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। समझ में आया? बहुत आसान है इसके गुण। पहला, धनावेश से उत्पन्न होती है, ऋणावेश पर समाप्त। दूसरा, जहाँ पर बल रेखाएं सघन होती है वहाँ क्षेत्र प्रबल, जहाँ पर दूर दूर होती है वहाँ दुर्बल। या फिर हम ये यूँ कहें कि अगर किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं समांतर हैं तो वहाँ एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। तीसरा, कि किसी भी बिंदु पर बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्शी रेखा है वो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नंबर चार की बात करें तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्योंकि अगर बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। क्लियर? इसके अलावा बल रेखाओं का एक गुण और है, या हम कहें कि वैद्युत क्षेत्र का एक गुण और है कि जो बल रेखाएं होती हैं या जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो चालक की सतह पर हमेशा लंबवत होता है। किसी भी चालक की सतह पर वैद्युत क्षेत्र हमेशा चालक के लंबवत होता है। तो ये गुण हम आगे प्रयोग भी करने वाले हैं। देखिए एग्जाम्स में क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में अलग अलग टाइप के सिस्टम के लिए, अलग अलग टाइप के आवेश निकाय के लिए आपको बल रेखाएं खींचने के लिए बोला जाता है। देखिए पहला निकाय अगर हम बात करें तो अलग अलग निकाय की बल रेखाएं कैसी होंगी कि अगर हम सिंगल पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, एकल धनावेश के लिए बल रेखाएं कैसी होंगी, ठीक है। दूसरा हम ये मान लेते हैं कि अगर एकल धनावेश के अलावा एकल ऋणावेश हो तो बल रेखाएं कैसी होंगी, ठीक। दो समान आवेश या हम बात करें दो धनावेशों के मध्य बल रेखाएं कैसी होंगी। अगला अगर हम बात करें तो दो ऋणावेशों के मध्य बल रेखाएं कैसी होंगी। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि मान लीजिए, चलो अभी पहले इन चार की बात करते हैं। देखिए जब आपको एकल धनावेश की बात की जाती है तो एकल धनावेश के लिए बल रेखाएं कैसी होंगी, तो हमको मालूम है कि बल रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती हैं, तो क्या होगा, इससे 360 डिग्री पर बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। ये जो होगा ये एकल धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करना है। एकल ऋणावेश की बल रेखाएं कैसी होंगी वो भी समझ लीजिए। देखो एकल ऋणावेश
क्योंकि ऋणावेश पर वैद्युत बल रेखाएं समाप्त होती हैं, तो इस पर जो ऋणावेश पर जो बल रेखाएं होंगी उनकी दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। अगला अगर हम बात करें दो धनावेशों के मध्य बल रेखाएं कैसी होंगी, तो देखो धनावेश धनावेश क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। धनावेश धनावेश क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनके मध्य अगर बल रेखाओं की बात की जाए तो इनके मध्य बल रेखाएं जो खींची जाएंगी, बल रेखाओं का जो प्रारूप आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये दो धनावेशों के मध्य। अगर दो ऋणावेशों के मध्य बात करी जाए तो देखो ऋणावेशों के मध्य भी जो बल रेखाएं होंगी वो कुछ ऐसी ही होंगी, बस केवल अंतर क्या होगा कि इनकी जो दिशा होगी वो अंदर की तरफ होगी। क्योंकि ये ऋणावेश हैं तो इन सब में बल रेखाओं की दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। इसके अलावा आपसे ये भी बोला जा सकता है विपरीत आवेशों के मध्य बल रेखाएं कैसी होंगी। विपरीत आवेशों के मध्य का मतलब एक धनावेश हो एक ऋणावेश हो, तो उस निकाय के लिए बल रेखाओं का प्रारूप क्या होगा। तो देखिए द्विध्रुव बोला जा सकता है इसको। कभी कभी जो पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के लिए बल रेखाएं कैसी होंगी, तो देखो द्विध्रुव के लिए एक प्लस और एक माइनस। अब इसके लिए अगर बात करी जाए तो बल रेखाएं क्या होंगी, देखो धनावेश से निकलेंगी ऋणावेश की तरफ जाएंगी। ये जो वैद्युत बल रेखाओं का प्रारूप है ये है वैद्युत द्विध्रुव के लिए। देखिए सभी धन बल रेखाएं क्या हो रही हैं, धनावेश से निकल रही हैं, किधर जा रही हैं, ऋणावेश पर जा रही हैं। तो जो गुण हमने पढ़े हैं हम केवल उन्हीं गुणों को प्रयोग करने वाले हैं और उन्हीं के आधार पर हम बल रेखाओं का प्रारूप बनाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी बोल दिया जाता है कि किसी चालक के निकट अगर कोई धनावेश रखा है तो बल रेखाओं का प्रारूप क्या होगा। चालक के निकट अगर धनावेश रखा है, चालक के निकट अगर धनावेश रखा है तो अब उसके लिए भी बल रेखाओं का प्रारूप समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई चालक पदार्थ है, क्या है, चालक। तो एक सिंपल सी बात समझिए, इस चालक के निकट क्या रखा है, एक धनावेश रखा है। जैसे ही चालक के निकट धनावेश रखा जाएगा तो हमने क्या बात करी है कि जितना भी ऋणावेश होगा वो इस चालक में किधर की तरफ आ जाएगा, आगे प्रेरित हो जाएगा। प्रेरण वाला गुण हम यहाँ पर लगाएंगे, सारा धनावेश किधर चला जाएगा, पीछे। अब बल रेखाएं किस तरीके से होंगी, देखो बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं ऋणावेश की तरफ जाती हैं। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि जो बल रेखाएं होती हैं वो चालक की सतह पर कैसी होती हैं, लंबवत, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र चालक की सतह पर हमेशा लंबवत होता है। तो अब इसके लिए जो बल रेखाएं होंगी वो कुछ इस तरीके से, और इधर तो किसी चालक के निकट जो बल रेखाओं का प्रारूप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। समझ में आया। अगर यही हम कह देते कि किसी चालक के निकट कोई ऋणावेश रखा है तो प्रारूप तो ऐसा ही बनता, बस क्या होती, दिशा उल्टी हो जाती, अंदर की तरफ हो जाती, जो दिशा अभी हमने किधर की तरफ प्रदर्शित की है, बाहर की तरफ। तो ये तो थी वैद्युत बल रेखाएं, सिंपल किसी भी स्थान पर किसी भी माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाने का एक तरीका। अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, तो एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, हम शुरुआत में ही आपसे बात कर चुके हैं कि वैद्युत का मतलब होता है आवेश। कहीं भी वैद्युत शब्द यूज किया जाएगा तो वो एक ही बात को प्रदर्शित करेगा जिसको हम बोलते हैं आवेश। दूसरा द्विध्रुव, अगर हम द्विध्रुव की बात कर रहे हैं, द्वि का मतलब होता है दो, ध्रुव का मतलब होता है कोने। सिंपल सी तरीके से हम समझना चाहें तो वैद्युत द्विध्रुव है क्या, अगर किसी माध्यम में दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिए जाएं
तो उस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दो बराबर और विपरीत आवेशों का निकाय अगर अल्प दूरी पर रखा हुआ है तो इसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश रखा है +Q और थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरा आवेश रखा है -Q, तो ये जो निकाय बनेगा इस निकाय को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ध्रुव होता क्या है, अब उसकी भी बात समझ लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी होती है, इस दूरी को बोला जाता है द्विध्रुव की लंबाई। द्विध्रुव की लंबाई। क्लियर? इसके अलावा जो रेखा इन दोनों को मिलाती है उसे बोलते हैं द्विध्रुव की अक्ष। साथ ही साथ ये द्विध्रुव जब किसी माध्यम में रखा जाएगा तो ये द्विध्रुव क्या करेगा, अपने आसपास एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्यों करेगा? नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इसके पास आवेश हैं और आवेश जब किसी माध्यम में रखे जाते हैं तो वो अपने निकट या अपने समीप वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए फिर से, द्विध्रुव क्या है? दो बराबर और विपरीत आवेशों को अगर अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव की अक्ष तथा इनके बीच की जो दूरी होती है उसे द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। और नॉर्मली जो द्विध्रुव के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी है, जैसे हम द्विध्रुव की लंबाई कह रहे हैं, उसको हम 2a या 2d से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि द्विध्रुव क्या है। जैसे हम एक बात करते हैं HCl अणु की बात करें। HCl अणु में क्या होता है, ये H पॉजिटिव और ये Cl निगेटिव। इन दोनों के केंद्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अल्प दूरी पर, क्योंकि इसके पास एक पॉजिटिव है उसके पास एक निगेटिव है, तो बराबर और विपरीत आवेश हो गए। तो ये क्या करेगा आपका, ये एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएगा। इसी तरीके से NaCl मान लीजिए, जिसमें एक Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, उनके भी जो अणु आयन होते हैं उनके बीच में भी क्या होता है, Cl और Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन के बीच में भी अल्प दूरी होती है। तो इस प्रकार के जो बनते हैं निकाय बनते हैं, इन निकायों को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अगर बात करी जाए तो वैद्युत द्विध्रुव का जो टोटल चार्ज होता है, जो कुल आवेश होता है वैद्युत द्विध्रुव का, वो हमेशा 0 होता है। परंतु ये आवेश अल्प दूरी पर होते हैं, जिसके कारण ये कई प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिन प्रभावों को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए द्विध्रुव क्या है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपके पास दो द्विध्रुव हैं, यहाँ पर एक रखा हुआ है +1, ये -1, इनके बीच की दूरी कुछ भी मान लीजिए 2a। दूसरा द्विध्रुव आपके पास ये है, इस पर +2 रखा है, ये रखा है -2, और इनके बीच की जो दूरी है वो 2d। क्या दोनों द्विध्रुव समान प्रभाव उत्पन्न करेंगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, अलग अलग होगा। कई कारक होते हैं जिन पर इनका प्रभाव निर्भर करता है, आवेशों की मात्राओं पर भी करेगा या इनके बीच की जो दूरी है उस पर भी इनका प्रभाव निर्भर करेगा। तो किसी भी द्विध्रुव की जब हम बात करते हैं तो किसी भी द्विध्रुव की जो प्रबलता है या जो दुर्बलता है उसको मापने का एक जरिया होता है, जिसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी भी द्विध्रुव की प्रबलता या दुर्बलता की जो माप होती है उस माप को बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये तो हमने थ्योरेटिकली डिफाइन कर लिया कि प्रबलता या दुर्बलता की माप, लेकिन वास्तव में द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा या हम इसको कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक द्विध्रुव है जिसमें +Q और -Q आवेश हैं, और इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? किसी भी द्विध्रुव के आवेश तथा उनके मध्य की दूरी का जो गुणनफल होता है, द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण, आवेश के परिमाण की बात करी है ये, तथा उनके मध्य की दूरी का जो गुणनफल है, इसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आवेश इंटू दूरी, इसको बोला जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
और देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर बात करी जाए तो ये एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो अगर हम इसका सदिश निरूपण देखें, क्योंकि ये सदिश राशि है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P वेक्टर इज इक्वल Q इंटू 2A वेक्टर। फिर से समझ लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण और उनके मध्य की दूरी, या यूं कहें द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो फार्मूला क्या होगा? P वेक्टर इज इक्वल Q इंटू 2A वेक्टर। अगर हम यहां से इसके मात्रक की बात करें तो क्या आएगा इसका मात्रक? देखिए मात्रक की अगर बात करते हैं तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक क्या आया? कूलाम इंटू मीटर, या इसी को हम बोलते हैं कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये तो थी वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आगे हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन इस पर होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यानी कि ये जो निकाय है, ये निकाय क्या बन रहा है? ये निकाय एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है, क्योंकि आवेश बराबर भी है और विपरीत भी है। कितना है आवेश का मान इस निकाय में? Q इज इक्वल आप लिख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इनके बीच की दूरी भी दी गई है। तो देखो द्विध्रुव में जो आवेश होते हैं और उन आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? ये आपका दिया गया है इलेक्ट्रॉन, ये आपका दिया जा रहा है प्रोटॉन, और कितना बोला गया है कि ये कितने पर रखे हैं? 0.53 एंगस्ट्रॉम। और हमने ये पढ़ रखा है कि जो द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव में आवेशों के मध्य की दूरी को 2a से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कितनी हो गई? 0.53 एंगस्ट्रॉम। हम इसको बदलते हैं, मीटर में बदलेंगे तो ये कितना आएगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। निकालना क्या है हमको? इसका द्विध्रुव आघूर्ण चाहिए। क्या निकालना है? द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। अब देखिए द्विध्रुव आघूर्ण अगर हमें इसका निकालना है तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, कितना होगा? चलिए P, ठीक, सॉल्यूशन हम इसका करते हैं, कितना आएगा? P इज इक्वल क्या होता है? Q इंटू 2a। Q कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2a कितना? 0.53 इंटू 10⁻⁻10। कर लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 16 × 48 की 8 हासिल 4, 16 पंचे 80 और 4 84। 1 2 3 के बाद दशमलव लगेगा तो ये जो आपका बनेगा, ये बनेगा आपका 0.848 इंटू 10 की घात -19 और 10 की घात -10, 10 की घात -29। या अगर हम इसी को थोड़ा और क्लियरली लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल 8.48 इंटू 10 की घात, क्योंकि हम आगे ले गए हैं दशमलव को तो एक और बढ़ जाएगा, 10 की घात -30। क्या होगा? कूलाम इंटू मीटर। तो ये आ गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य कार्य करता है जब वो एक दूसरे से 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हों। क्लियर? देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है 20 माइक्रोकूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.4 इंटू 10 की घात -30 मीटर है, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही आते हैं कि गिवन क्या क्या है हमको। तो
तो बेटा देखो गिवन वाले में क्या क्या हमको दे रखा है, पहले तो आवेश दे रखा है, कितना है प्लस माइनस, क्योंकि बराबर और विपरीत हैं तो 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम का मतलब 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसके बाद हमको दूसरा क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है, 2a होती है दूरी, कितनी है 3.4 इंटू 10⁻30 मीटर। ठीक है, क्या पता करना है, द्विध्रुव आघूर्ण पता करना है। तो अब देखो द्विध्रुव आघूर्ण पता करना है तो फिर से वही क्या होगा सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला हमको मालूम है क्या होता है, P = Q इंटू 2a। Q इंटू 2a होता है तो Q का मान कितना, 20 इंटू 10⁻6, 2a कितना 3.4 इंटू 10⁻30, रखिए कितना होगा, ये होगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 68.0 इंटू 10⁻30 और -6 कितना हुआ -36। या इसी को अगर हम चाहें तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, P = 6.8 इंटू 10⁻35 मात्रक क्या होता है, कूलम इंटू मीटर। क्लियर? देखिए बड़ा ही आसान है, हमको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट दिया है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच 0.53 इंटू 10⁻12 मीटर की दूरी है, उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि वे विराम अवस्था में है। दूसरा दिया है औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। तो एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जो गिवन अमाउंट है वो क्या क्या है, पहले तो हम उनको नोट कर लेंगे। गिवन अमाउंट में हमारे पास क्या क्या है उसकी बात करते हैं। पहले तो आवेश दिया गया है, जो आपके पास आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन का है तो कितना होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19। दूसरा प्रोटॉन का है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा एक प्रोटॉन, तो प्लस माइनस हम लिख सकते हैं कूलम। दूरी दी गई है इनके बीच की यानी कि 2a दिया गया है, कितना है 0.53 इंटू 10⁻12 मीटर। सॉल्यूशन में आपको निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, कंडीशन आपको दो दी गई हैं, किन किन कंडीशंस में निकालना है वो समझ लीजिए। कि पहला आपको निकालना है इनका द्विध्रुव आघूर्ण कब, जब ये विराम में है। कैसे हैं, विराम में। अब समझ लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रॉन और ये आपका प्रोटॉन है। ठीक है, कितनी दूरी है 0.53 इंटू 10⁻12। कितना होगा द्विध्रुव आघूर्ण, तो सिंपल जो फॉर्मूला है हम उस फॉर्मूले को यूज करते हैं। क्या होता है, P = Q इंटू 2a। Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 2a कितना 0.53 इंटू 10⁻⁻12। करिए गुणा कितना आएगा 16×3 = 48 की 8 हासिल लगा 4, 16×5 = 4, 84। ठीक है, ये 0.848 इंटू 10⁻31 हो जाएगा। 1912 कितना हुआ 31। या इसी को चाहें तो हम इसको एक अंक दशमलव के पहले ले आते हैं, कितना हो जाएगा 8.48 इंटू 10⁻32 कूलम इंटू मीटर। ये तो आ गया द्विध्रुव आघूर्ण कैसा, जब वो विराम में है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए गतिमान अवस्था के लिए अगर बात की जाए तो गतिमान अवस्था में क्या होगा, गतिमान अवस्था में जो वैद्युत द्विध्रुव होगा, जो वैद्युत द्विध्रुव होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी लगातार बदलती रहेगी, और उस कंडीशन में जो आपका नेट द्विध्रुव आघूर्ण आएगा वो शून्य आएगा।
क्योंकि आधे चक्कर में जो रहेगा उसके बाद आधे चक्कर में दिशा पलट जाएगी, तो पूरे एक चक्कर के जब वो चक्कर लगाएगा, गतिमान होगा, घूमेगा चारों तरफ, तो दिशा लगातार बदलती रहेगी, जिसके कारण जो नेट होगा, जो ओवरऑल जिसको हम कह रहे हैं औसत द्विध्रुव आघूर्ण, वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर दिशा की भी बात आ गई है तो हम उसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमने बात करी थी किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की। हम द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ रहे थे, तो द्विध्रुव आघूर्ण में हमने क्या बोला था, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी जो दिशा होगी वो भी समझ लीजिए कि इसकी जो दिशा होगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वो किधर से किधर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो -q से +q की तरफ, किधर से, -q से +q की तरफ होती है। तो दिशा याद रखना, जब भी दिशा पूछी जाए तो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो -q से +q की तरफ होती है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव हमने समझ लिया। वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल थे जिसमें हम द्विध्रुव आघूर्ण याद कर रहे थे, हमने वो भी कर लिए। आगे चलते हैं। हमने बोला कि द्विध्रुव जहां रखा जाएगा वो अपने आसपास क्या करेगा, एक खुद का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो हम उस वैद्युत क्षेत्र की भी बात करते हैं। क्या होगा द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र, वो समझिए। देखिए, वैद्युत क्षेत्र जब बात करते हैं तो द्विध्रुव दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। एक हो सकती है उसकी अक्षीय स्थिति, दूसरी होती है उसकी निरक्षीय स्थिति। तो पहले हम बात करते हैं द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले आप एक द्विध्रुव मान लीजिए, आपके पास एक द्विध्रुव है और कैसा है, ये रहा एक आवेश और दूसरा आवेश ये रहा। ठीक, द्विध्रुव आवेश कितने कितने हैं, ये आपका -q है और ये क्या है, +q। ठीक, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2a है। अगर हम बात करें कि हमें इसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो अक्षीय स्थिति में देखिए द्विध्रुव किधर होता है, द्विध्रुव की जो आघूर्ण की जो दिशा होती है प्लस से माइनस की तरफ होती है। इसकी अक्षीय स्थिति की बात करें तो मान लीजिए ये जो लाइन है, जो लाइन इन दोनों आवेशों को ज्वाइन करती है, जोड़ती है, इसको द्विध्रुव की अक्ष बोलते हैं। इसी को अगर हम आगे की तरफ ले जाएं तो इसी के आगे की तरफ हम एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं P। इस बिंदु P पर हमको अक्षीय स्थिति में, ये जो बिंदु P है ये कहाँ है, अक्षीय स्थिति में, इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है कितना होगा। और इस बिंदु की P की जो दूरी है वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितनी है, x। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से x दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो हमको ये मालूम है कि जितने आवेश होते हैं निकाय में वैद्युत क्षेत्र उतने ही होते हैं। तो अगर हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र होंगे। एक वैद्युत क्षेत्र होगा +q के कारण, दूसरा होगा -q के कारण। +q का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा, -q का जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो अब इसमें देखिए बिंदु P पर अगर हम +q का वैद्युत क्षेत्र निकालें तो ये इस तरफ होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, E1। -q का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो अंदर की तरफ होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, E2। तो बिंदु P पर कितने वैद्युत क्षेत्र आए, 2। अब इन्हीं दोनों वैद्युत क्षेत्रों का औसत हमको निकालना है, या हम कहेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमको निकालना है। अब बिंदु P पर +q की अगर दूरी देखें तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या निकालेंगे, बिंदु P पर, बिंदु P पर किसके कारण, +q के कारण, +q के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए +q के कारण अगर आपसे वैद्युत क्षेत्र बोला जाता है तो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, +q का आपने E1 माना है, तो E1 इज इक्वल क्या होगा, 1/4 पाई ε0 इंटू q अपॉन r² होता है। r² मतलब दूरी। तो देखो +q की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक है कितनी, x, ये आधा a होगा, तो ये दूरी कितनी रह जाएगी, x - a। समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x, और ये जो आधा है ये a इसमें से कम हो गया, तो कितना बचा, x - a। क्या आएगा वैद्युत क्षेत्र,
क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब अगर हम बात करें बिंदु P पर किसके कारण, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब देखो माइनस क्यू का वैद्युत क्षेत्र आपने कितना मान रखा है, E2 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कितना होगा। अब देखिए दूरी इसकी, माइनस क्यू की दूरी आप यहाँ से नापोगे तो देखो यहाँ तक तो x था, इधर का आधा a और इसमें जुड़ जाएगा तो ये क्या होगा x प्लस a दूरी बन जाएगी। कितनी हो गई दूरी, x प्लस a। अब इस स्थिति में देखिए क्या बन जाएगा, x प्लस a का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर बात करें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की, कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, तो बेटा परिणामी वैद्युत क्षेत्र के लिए समझिए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र के लिए अगर आप बात करते हो तो आपने क्या फार्मूला पढ़ा है, जो E होता है E वेक्टर इज इक्वल होता है E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। क्योंकि दोनों जो आपके वैद्युत क्षेत्र हैं ये कैसे हैं, विपरीत दिशाओं में हैं। दोनों वैद्युत क्षेत्र कैसे हैं, विपरीत दिशाओं में हैं। तो विपरीत दिशाओं में होने का मतलब क्या है कि इन दोनों का अंतर हम निकालेंगे और ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे। ज्यादा कौन होगा, जो आवेश पास होगा उसका वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, तो पास कौन सा है, प्लस क्यू। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कितना आएगा, आपका जो वैद्युत क्षेत्र E आएगा वो क्या आएगा, E1 माइनस E2। रखिए जरा मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर। क्लियर। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, E इज इक्वल देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन, इसमें रहेगा 1/x माइनस a का होल स्क्वायर और इधर रहेगा 1/x प्लस a का होल स्क्वायर। देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू दोनों में से कॉमन आ गया, इधर बचा 1/x माइनस a का होल स्क्वायर और इधर बचा x प्लस a का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को, क्या आया, इसको इधर लेके आओगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। ये उधर जाएगा तो ये बीच में माइनस लगा है तो इसलिए क्या होगा, वैसे तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax होता है, लेकिन बीच में माइनस लगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन x माइनस a इंटू एक्स प्लस a होल स्क्वायर। जो कैंसिल हो सकते हैं हम उनको कैंसिल करते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर। क्या बचा उधर, उसकी बात करते हैं। E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब जरा देखना 2ax प्लस 2ax कितना हो गया, देखो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये एक सूत्र बन जाता है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम इसको आगे ले चलें तो क्या हमारे पास अभी आया है, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए जो 4ax है हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या लिखते हैं, q इंटू 4ax को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, 2a इधर कर लिया और 2x अलग कर लिया, तो 2a इंटू 2x आपका 4ax बन गया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा इसमें देखिए q इंटू 2a ये द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P
इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये आ गया। लेकिन अगर हम यहीं पर एक कंडीशन अप्लाई कर लें, क्या? यदि हम ये मान लें कि जो आपका ए स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तब ठीक है, आदर्श द्विध्रुव के लिए ये किसके लिए होता है? आइडियल मतलब आदर्श द्विध्रुव का मतलब जिसमें वास्तव में दूरी बहुत कम हो। आदर्श द्विध्रुव के लिए यदि ए स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर से बहुत कम हो तो हम क्या करते हैं? हम ए स्क्वायर को छोड़ देते हैं। ए स्क्वायर को छोड़ेंगे तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? ए स्क्वायर को आपने यहाँ से छोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा आपका? ई इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी इंटू 2x अपॉन x की पावर 4 बन जाएगा। और अगर हम इसी को सॉल्व करके देखें तो देखिए p इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बना? x पावर 4। अब ऊपर वाले से नीचे की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर वाले से नीचे की जब एक पावर कैंसिल होगी तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा? e इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन एक्स क्यूब। क्या आया? 2p अपॉन एक्स क्यूब। देख लीजिए, तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन एक्स क्यूब। कभी कभी क्या होता है कि द्विध्रुव के लिए आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला जाता है, तो ग्राफ किस किस के बीच हो सकता है? देखो यहाँ से अगर आप संबंध निकालोगे तो यहाँ से जो आपका संबंध आएगा वो क्या आएगा? जो E है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? एक्स क्यूब के। E एक्स क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो कभी कभी आपसे ग्राफ बनाने को बोला जा सकता है E और x यानी कि दूरी के बीच में। तो बेटा एक बात समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो एक्स क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या है कि जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, और यहाँ पर आप लिख सकते हो व्युत्क्रमानुपाती एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये तो था वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र अच्छी स्थिति में। इसके अलावा हम वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो देखिए निरक्षीय स्थिति में क्या होगा? अगर निरक्षीय स्थिति की बात की जा रही है तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो समझिए निरक्षीय स्थिति क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक द्विध्रुव है और इस तरीके से दो आवेश हैं आपके पास जो यहाँ पर रखे हुए हैं। एक आवेश यहाँ रखा है, एक आवेश यहाँ रखा है। ठीक है, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू। दूरी जो होती है इन दोनों के बीच की 2a होती है, हमेशा हम 2a मानते हैं। अब देखिए निरक्षीय स्थिति होती क्या है? निरक्षीय का मतलब है द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसके लंबवत, ये इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से इसके लंबवत एक रेखा खींची जाती है जिसे निरक्षीय रेखा बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति। अब मान लीजिए इसी लंबवत रेखा पर द्विध्रुव से कितनी दूरी पर? द्विध्रुव से हम ये मानते हैं द्विध्रुव से x दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई एक बिंदु है यहाँ पर P। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है, बिंदु P पर। अब देखिए जैसा पहले हमने बात करी कि आवेश दो है निकाय में, तो बिंदु P पर क्षेत्र भी कितने होंगे? दो होंगे। दो क्षेत्र होंगे तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? एक वैद्युत क्षेत्र तो ये होगा धनावेश का, किधर की तरफ होगा? बाहर की तरफ, इसको हमने मान लिया E1। एक इसका होगा, किधर की तरफ होगा? अंदर की तरफ, इसको क्या मानते हैं? ये अंदर की तरफ होगा, ये हो गया आपका E2।
एक ये बाहर की तरफ था, ये क्या हो गया आपका E1, ठीक है। दो वैद्युत क्षेत्र होंगे। अब E1 और E2 के लिए देखिए, E1 E2 के लिए हमको चाहिए दूरियां, तो अगर हम दूरियों की बात करें तो दूरियां समझने के लिए क्या, ये मध्य बिंदु है यानी कि A इधर, ये x, तो ये वाली दूरी कितनी आएगी, पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, आधार A लंब x, तो कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये भी दूरी इतनी ही होगी, कितनी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस स्थिति में देखो, इस स्थिति में अगर हम बात करें तो निरक्षीय स्थिति में है क्या, चूंकि जो दूरियां हैं अगर हम इनको नाम दे दें ए बी और ये पॉइंट हमने माना है पी, अगर हम बात करें तो ये जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सॉरी ए पी जो है आपका, ए पी वो किसके इक्वल है, वो बी पी के इक्वल है, और दूरी कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके अलावा हमको ये भी मालूम है कि जो आवेश है क्यू ए और जो आवेश रखा है क्यू बी, दोनों आवेश भी कितने हैं, कैसे हैं, समान हैं, ठीक है। जब दोनों आवेश समान हैं तो इस स्थिति में अगर बात करी जाए तब जो आपके वैद्युत क्षेत्र होंगे, तब जो आपके वैद्युत क्षेत्र होंगे, चाहे वो धनावेश का हो चाहे वो ऋणावेश का हो, तब प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें कितना होगा, E1 इज इक्वल E2 इज इक्वल कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दूरी ये थी, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, E1 इज इक्वल E2 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक सिंपल सी बात समझिए, अगर बिंदु P पर बात करें तो देखो बिंदु P पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो कैसे परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, देख लीजिए, ये आपका क्या है E1, ये आपका क्या है E2, ठीक है। हम क्या करते हैं, आधार के समांतर एक रेखा खींचते हैं, आधार के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं और मान लेते हैं ये कोण कितना है, थीटा, तो ये वाला कोण भी थीटा होगा और ये वाला भी थीटा। क्योंकि सदिश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालते हो, क्या निकालते हो, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो अब देखो परिणामी वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, E1 E वेक्टर इज इक्वल क्या होता है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। यानी कि यहाँ से अगर हम E की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, वो समझने के लिए पहले अब देखते हैं अलग अलग दिशाओं में हम ना डायरेक्ट इनको जोड़ सकते हैं ना डायरेक्ट घटा सकते हैं, तो हम इनके घटक निकालते हैं। ये थीटा, ये E1, तो इसका एक घटक अगर हम बात करें तो ये इधर क्या आएगा, ये आएगा आपका E1 cos थीटा, और इसके लंबवत इधर क्या आएगा, E1 cos थीटा था, इसके लंबवत इधर आएगा E1 sin थीटा। ऐसे ही E2 के अगर हम घटक निकालें तो E2 के घटक कितने आएंगे, देखो E2 इधर थीटा कोण बन रहा है तो ये क्या आएगा, E2 cos थीटा आएगा, और इसी के लंबवत नीचे की तरफ ये क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका E2 sin थीटा। अब देखो E1 E2 क्या है, परिमाण में एक समान है, तो परिमाण में समान होने का क्या होगा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी समान होंगे, और विपरीत दिशाओं में तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल। अब आपके पास बचा क्या, केवल E1 cos थीटा E2 cos थीटा, और दोनों घटक देखो समान दिशाओं में हैं, तो दोनों घटक अगर समान दिशाओं में हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो E बराबर होगा वो कितना होगा आपका, E1 cos थीटा प्लस
E2 cos थीटा। ठीक है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अगर हम इसको चाहें कि ये जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा था, क्योंकि E1 और E2 इक्वल हैं, कैसे हैं, E1 और E2 इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2E1 cos थीटा। समझ लीजिए क्या आया था, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि E1 और E2 इक्वल हैं तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा को हम 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं। E1 की वैल्यू क्या है, ये दी गई है, तो हम वैल्यू रखते हैं इसकी, रखेंगे वैल्यू कितनी आएगी, E इज इक्वल टू इंटू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखो जरा, थीटा ये है, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार ए, कर्ण कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना आएगा ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको तो E इज इक्वल 1/4πε0 इंटू Q, 2a एक साथ कर लो, अपॉन ये पावर 1 मानी जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, और रूट है, रूट का मतलब पावर आधी, तो पावर हाफ वो हो गई, टोटल मिला के ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। Q इंटू 2a क्या होता है, Q इंटू 2a होता है P, तो अगर हम इसको P लिख लें तो ये क्या आएगा, E इज इक्वल 1/4πε0 इंटू P अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखिए ये आ गया, लेकिन अगर हम इसी में फिर से वही कंडीशन यूज कर लें, कौन सी वाली, आदर्श द्विध्रुव के लिए, कौन सी, आदर्श द्विध्रुव के लिए, आदर्श द्विध्रुव के लिए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर है वो ए स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। तो अगर ये कंडीशन हम अप्लाई कर लेते हैं तब क्या होगा, अगर ये कंडीशन हम अप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा, ये जो आपका आ रहा है E कितना हो जाएगा, आप देखो ए स्क्वायर तो हट जाएगा, ए स्क्वायर हट गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आएगा, तब आएगा आपका E इज इक्वल 1/4πε0 इंटू P अपॉन एक्स क्यूब। क्या आया, P अपॉन एक्स क्यूब। तो देख लो यहां पर भी अगर हम बात करें तो फिर से वही एक संबंध यहां पर हमें मिलता है, क्या मिलता है कि देखो अगर हम अक्षीय और निरक्षीय स्थिति की तुलना करें, तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तुलना करने पर हमें क्या मिला, अक्षीय स्थिति में तो ये आ रहा है, निरक्षीय में क्या आया था 2p अपॉन एक्स क्यूब था। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो इन दोनों की तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इसमें आ रहा है 2p अपॉन एक्स क्यूब और इसमें क्या आया है p अपॉन एक्स क्यूब। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो ये हमको मिल रहा है कि अगर देखा जाए तो निरक्षीय स्थिति में क्या था, अगर हम निरक्षीय में लिखें तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र होता है 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन एक्स क्यूब, और अक्षीय स्थिति का ये लिखा, सॉरी ये अक्षीय स्थिति का है और निरक्षीय का ऊपर लिखा हुआ है। अगर इन दोनों की तुलना करें तो तुलना करने पे क्या आएगा, अब आप ही देख लीजिए, सिंपली अगर हम इन दोनों की तुलना कर लेते हैं तो तुलना करने पर एक बहुत कॉमन सी चीज़ हमको मिलने वाली है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है किसमें, अक्षीय स्थिति में, वो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का 2 गुना होता है। अगर समान द्विध्रुव के लिए समान दूरी पर बात करी जाए तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का 2 गुना होता है। क्लियर। आगे बात करते हैं और समझते हैं कि मान लीजिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति तक तो ठीक है,
मान लो आपको एक कॉमन कंडीशन आपको दे दी जाती है और एक द्विध्रुव दिया जाता है इस तरीके से कि ये एक द्विध्रुव है, ये -q और ये +q, ठीक। ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, और इस रेखा पर अगर इसके मध्य बिंदु से इस तरीके से x दूरी पर एक बिंदु P है जो इसके द्विध्रुव के साथ आघूर्ण के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा, तब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समझ लीजिए। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ। ये तो इसकी दिशा हो गई, ये द्विध्रुव है आपका, और इसी के केंद्र से कितना x दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक कॉमन फॉर्मूला होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं। उस कॉमन फॉर्मूले की बात समझ लीजिए, क्या होगा वो फॉर्मूला जो इस कंडीशन में प्रयोग किया जाता है, वो होता है आपका E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/x³, ठीक है। जहां पर जो थीटा है वो थीटा कोण को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का प्रयोग हम दोनों के लिए कर सकते हैं। अक्षीय स्थिति में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, निरक्षीय में, और सामान्य अवस्था में तो ये प्रयोग हो ही रहा है। कैसे कर सकते हैं उसको चेक करते हैं। अगर अक्षीय स्थिति की बात करी जाए तो देखो अक्षीय स्थिति में क्या होगा, अक्षीय स्थिति में जो आपका थीटा होता है वो कितना होता है, 0। थीटा 0 होगा तब क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, वो भी समझ लीजिए। थीटा 0 तो cos 0 की वैल्यू 1 × 3 + 1 कितना हुआ, 4, √4 यानी कि √4 का मान कितना होता है, 2। ये सबको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस स्थिति में आपका जो E होगा, E = क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/x³। सेकेंड अगर हम इसी की बात करते किसके लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए, किसके लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए। तो अब देखो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में जो आपका थीटा होता है वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। और थीटा को जब आप 90 डिग्री रखते हो तब क्या होगा, cos 90 की वैल्यू 0, 0 × 3 0 प्लस 1 बचेगा, और √1 का मान 1 होता है। इस अवस्था में अगर हम बात करें तो ये आपका क्या आता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/x³। तो कहने को हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला दिया है एक सामान्य अवस्था वाला, इसको हम वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किसी भी परिस्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। इसके आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।